हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो से हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे इसका चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन, जिसमें हम इंडिया की साइज के बारे में और पूरी दुनिया में इंडिया की लोकेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया, साइज एंड लोकेशन के बारे में। लेकिन क्यों, ऐसी क्या खासियत है इंडिया की जो हम इंडिया की साइज या लोकेशन के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं उनमें से एक है इंडिया। और पिछले 5 दशकों में भारत ने अपना मल्टी डायमेंशनल सोशियो इकोनॉमिक विकास किया है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि भारत ने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस नहीं किया, सिर्फ एक ही पक्ष का विकास नहीं किया, यहाँ पर सभी पक्षों को ध्यान में रखकर विकास किया गया है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भारत ने ध्यान दिया है और अपना विकास किया है। और इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और भारत ने हमेशा से ही इस दुनिया के इतिहास में अपना एक अलग और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इतना खास है हमारा भारत, हमारा इंडिया। तो इसीलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारत के साइज और लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हिंदी में भी यही बताया गया है कि भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और हमने इन 5 दशकों में, पिछले 5 दशकों में बहुमुखी सामाजिक आर्थिक प्रगति हासिल की है। कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी, समग्र आर्थिक क्षेत्र में विकास किया है, प्रगति की है और विश्व इतिहास के निर्माण में भी भारत ने अपना एक अलग महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में। और सबसे पहले हम जानेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में कि पूरी दुनिया में इंडिया की लोकेशन क्या है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जो नदर्न हेमिस्फेयर में है। नदर्न हेमिस्फेयर का क्या मतलब है? जैसे कि ये पूरा ग्लोब है, यहाँ पर ये पूरा ग्लोब दिखाया गया है, ये पूरी दुनिया का मैप है। तो इस ग्लोब को अगर हम 2 हिस्सों में बांटें, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है। ये एक ऐसी लाइन है। तो जो इसके नॉर्थ में है उसे कहते हैं नदर्न हेमिस्फेयर और जो इसके साउथ में है तो उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। और इंडिया कहाँ पर है? इंडिया है यहाँ पर नॉर्थ में। तो इंडिया कहाँ है? नदर्न हेमिस्फेयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो अगर क्वेश्चन में कभी आपसे पूछा जाए कि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है और ऑप्शन में हो नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर, तो आप कौन से ऑप्शन को सही करेंगे? आप जाएंगे नदर्न हेमिस्फेयर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया कि इंडिया तो नदर्न हेमिस्फेयर में है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 37 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी कि जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो इंडिया की कौन से लॉन्गिट्यूड और कौन से लैटिट्यूड के बीच में है, यहाँ पर ये बताया गया है। इससे पहले अगर आपको लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लोब पे जो भी इस तरह की लेटी हुई लाइंस होती हैं उन्हें कहते हैं हम लैटिट्यूड। तो ये क्या है? लैटिट्यूड। और इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं 0 डिग्री को, जिसे इक्वेटर भी कहते हैं। तो इस इक्वेटर के ऊपर जो भी नंबर होंगे, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से होंगे, तो वो सभी होंगे नॉर्थ में। तो उसके आगे लिखा होगा नॉर्थ। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, हमें पता है ना इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में है, तो यहाँ पर भी यही लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, यानी कि इंडिया यहाँ पर है। अगर हम इस इमेज में देखें तो 0 डिग्री के ऊपर जो इंडिया का साउथ पॉइंट है वो कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि इक्वेटर से ऊपर, और 10 डिग्री से नीचे 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ पर है इंडिया। और जो इंडिया का नदर्न पॉइंट है वो कहाँ है? 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे ना, 37 डिग्री 6 मिनट एग्जैक्ट लोकेशन।
तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड के बीच में है इंडिया यहाँ पर। तो ये तो हमने लैटिट्यूड समझ लिया। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड यानी कि ग्लोब पर जो भी लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड के अलावा लॉन्गिट्यूड लाइंस भी होती हैं ग्लोब पर, और इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री को ही मानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। तो इस 0 डिग्री को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री, उसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, और लैटिट्यूड वाले 0 डिग्री को कहा जाता है इक्वेटर। तो यहाँ पर भी सेम होता है। 0 डिग्री, ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, इसके ईस्टवर्ड भी लाइंस हैं और इसके वेस्टवर्ड भी लाइंस हैं। लेकिन इंडिया कहाँ है? ये जो 0 डिग्री है यहाँ पर, इसके ईस्ट में है इंडिया। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी डिग्रीज होंगी वो ईस्ट में होंगी। 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट। तो इसलिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में क्या लिखा है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि इंडिया कहाँ है, ईस्ट में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है और ईस्ट में है। तो यहाँ पर 0 डिग्री से ईस्टवर्ड 68 डिग्री 7 मिनट जो होगा वो इंडिया का वेस्ट पॉइंट होगा, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट होगा। तो इन लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है इंडिया। यहाँ पर हमने लैटिट्यूड के बारे में जाना था और यहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना, तो इससे हमें इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। तो यहाँ पर भी यही बताई गई है भारत की स्थिति कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और जो इंडिया का मेन लैंड है, मुख्य भूमि, वो ये अक्षांश और ये वाले देशांतर के बीच में है। तो देखो यहाँ पर हम अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। 0 डिग्री से ऊपर क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये क्या है, इंडिया का साउथ पॉइंट, 8 डिग्री 4 मिनट। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, हमारा नॉर्थ पॉइंट, जो कौन से लैटिट्यूड पे है, 37 डिग्री 6 मिनट। और इसी तरीके से, और ये कहाँ है, नॉर्थ में। इनके आगे नॉर्थ लगाना नहीं भूलना, क्योंकि यही सेम नंबर आपको साउथ में भी दिख सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री के बाद यहाँ पे भी 37 डिग्री आ सकता है, लेकिन हम नॉर्थ साउथ से हेमिस्फेयर का पता लगाते हैं। तो इसीलिए डिग्री के साथ यहाँ पर डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। अगर कभी एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ ले कि जो इंडिया है वो कौन से लैटिट्यूड के बीच में है, और आपको ऑप्शन में दिया जाए 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ के बीच में, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया कहाँ है, नॉर्थ में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंफ्यूज करने के लिए नॉर्थ की जगह पर साउथ लगाया जा सकता है, तो इसीलिए डायरेक्शन को इग्नोर नहीं करना। और इसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूड में देखें तो यहाँ पर 0 डिग्री है। 0 डिग्री से इस तरफ क्या आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरीके से हम इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन को देखते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से। तो यहाँ पर भी यही समझाया गया है कि इंडिया का जो मेन लैंड है वो कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड के बीच में, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो ये है इंडिया का मेन लैंड। अब यहीं पर हम एक और चीज समझ लेते हैं, जो इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, तो वो क्या है, नॉर्थ पॉइंट क्या है, जम्मू कश्मीर। तो कश्मीर है इंडिया का नॉर्थ पॉइंट, और इंडिया का साउथ पॉइंट क्या है, केरला, केरल में कन्याकुमारी। अगर हम बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट में क्या है, इंडिया के वेस्ट में क्या है, गुजरात है। तो गुजरात, अगर पूछा जाए कि इंडिया का वेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है गुजरात, और इंडिया का ईस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। तो ये चारों चीजें आप याद रखोगे इंडिया के पॉइंट्स के बारे में, कि नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, साउथ पॉइंट कौन सा है, और कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में है इंडिया का मेन लैंड। तो इससे हमें क्या पता चलेगी, इंडिया की लोकेशन पता चलेगी। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पता होनी चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, कहाँ पर है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो अगर ये ग्लोब है, ग्लोब पर क्या होता है, बीचों बीच इक्वेटर 0 डिग्री। 0 डिग्री से नॉर्थ में 23 डिग्री और 30 मिनट्स पर
नॉर्थ में है एक लैटिट्यूड लाइन, और वहीं 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में भी एक लैटिट्यूड लाइन है। तो ये जो नॉर्थ में है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और जो साउथ में है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे देश के बीच से होकर गुजरती है और हमारे देश को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? सबसे पहले है गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और लास्ट में मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारे देश को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसे हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया, इसे हम कहते हैं साउथ इंडिया। अब ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लैटिट्यूड लाइंस हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है। यहाँ पर जो सूरज की किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधे पड़ती हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। अब जो हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट है, साउथ इंडिया वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है, यानी कि इस जगह पर आता है। तो इसीलिए साउथ इंडिया में ज्यादा गर्मी होती है नॉर्थ इंडिया से, इसीलिए होती है साउथ इंडिया में गर्मी, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से नीचे आता है, कर्क रेखा के साउथ में आता है, और वहां पर डायरेक्ट सनरेज होती है, इसलिए वहां पर ज्यादा गर्मी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि साउथ इंडिया में जो साउथ ईस्ट है और जो साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट कहाँ है? ये है साउथ ईस्ट, और ये है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में क्या है? यहाँ पर अरेबियन सी है, अरब सागर है, और अरब सागर में हमारे पास आइलैंड है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट है यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर भी यही लिखा गया है, साउथ ईस्ट में क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में है। तो हिंदी में भी यही बताया गया है कि कर्क रेखा हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, दक्षिण पूर्व यानी कि ये वाला इलाका, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है कि द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंडिया का जो दक्षिणतम बिंदु था उसे क्या कहते थे? इंदिरा पॉइंट कहते थे। वो 2004 की सुनामी में समुद्र में डूब गया, समर्ज हो गया। तो सब भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु जिसे कहा जाता है, वो 2004 की सुनामी में समुद्र के पानी में डूब गया। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया भारत की स्थिति के बारे में, भारत की लोकेशन के बारे में, और अब हम बात करेंगे भारत के साइज के बारे में कि भारत का साइज क्या है, आकार क्या है। तो जो भारत का पूरा एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये जो एरिया है ये पूरी दुनिया का 2.4% है, यानी कि पूरी दुनिया में कितना है? 100%, और हमारे पास है उसका 2.4%, जो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और इंडिया की लैंड बाउंड्री भी है, और इसके अलावा कोस्ट लाइन भी है। लैंड बाउंड्री का क्या मतलब है कि जो जमीन से लगे हुए हमारे पास देश हैं दूसरे, हमारी जो सीमा है जो और देशों से लगती है वो है हमारी लैंड बाउंड्री। और इसके अलावा हमारा आधा हिस्सा कहाँ है? समुद्र में है, तो हमारे पास कोस्ट लाइन भी है। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री को मैं यहाँ पर रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, ये है हमारी लैंड बाउंड्री। नॉर्थ इंडिया में हम बोलेंगे ज्यादातर, तो ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा जो हमारी कोस्ट लाइन है, जो समुद्र से सीमा लगती है भारत की, वो है 7,516.6 किलोमीटर, और इसमें आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को भी इंक्लूड किया गया है। 7,516 इंडिया की तटीय सीमा है, और इसके अलावा 15,200 क्या है? हमारी स्थलीय सीमा है। तो हिंदी में भी यही बताया गया है कि भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और 2.4% पूरी दुनिया का है।
सातवां बड़ा देश है स्थलीय सीमा और तटीय सीमा के बारे में भी बताया गया है। तो हमने क्या बात की थी कि भारत क्या है, सातवां सबसे बड़ा देश है। लेकिन भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं? वो हैं ये: रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है हमारा प्यारा देश इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में क्या है? हिमालयाज हैं। और ये जो हिमालयाज हैं इन्हें क्या कहते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। हमारे पास नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिमालयाज हैं, माउंटेन्स हैं। ये क्या है? भारत की एक तरह से नेचुरल बाउंड्री है जो हमें चाइना से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कैसे माउंटेन्स हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग माउंटेन क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी माउंटेन्स हैं ना, उससे यंग हैं हिमालयाज। तो जो हमारे पास हिमालयाज हैं वो यंग हैं बाकी दुनिया के माउंटेन्स से। और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के फोल्ड होने से बने हैं। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, एक यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट है और यहाँ पर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है। जब ये दोनों आपस में टकराई तो ये ऊपर की तरफ फोल्ड हुए और इस तरीके से हिमालयाज फॉर्म हुए। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। और हम क्या देखते हैं? 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से यहाँ पर जो इंडिया का साइज है वो सिकुड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ से इंडिया का साइज थोड़ा सा हमें कॉनिकल शेप में दिखता है, जो कहाँ पर सिकुड़ने लगता है? किस तरफ? इंडियन ओशन की तरफ। तो यहाँ पर है इंडियन ओशन। तो ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की तरफ भारत का जो साइज है वो सिकुड़ने लगता है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से। और हमारे पास क्या है? 2 सीज हैं, एक वेस्ट में है, एक ईस्ट में है, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर भी यही बताया है कि उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक युवा वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत क्यों? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के फोल्ड होने से यहाँ पर हिमालयाज बने हैं और ये यंग हैं। और 22 डिग्री से यह कम होना शुरू कर देता है। 22 डिग्री से भारत का जो साइज है वो इंडियन ओशन की तरफ कम होना शुरू कर देता है और पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लगभग 30 डिग्री है। यानी कि हमने क्या देखा था? ये भारत का साउथ पॉइंट और ये नॉर्थ पॉइंट, ये कौन से लैटिट्यूड पर है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? लगभग 30 डिग्री। और यहाँ पर भी अगर हम इन दोनों लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस देखें तो वो भी लगभग 30 डिग्री है। यानी कि इंडिया का साइज चारों तरफ से लगभग सेम है, 30 डिग्री है। लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया बड़ा है और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इंडिया क्या है? छोटा दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, डिफरेंस लगभग 30 डिग्री ही है। अब यहाँ पर हम जानेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, टाइम के बारे में। तो हमें पता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक तो एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, और लॉन्गिट्यूड से हम टाइम भी पता करते हैं। लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे पता करते हैं? जैसे कि ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर ये लॉन्ग लॉन्ग लाइंस हैं जिन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और एक है इनमें से 0 डिग्री। जब इस 0 डिग्री पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं तब बचते हैं 12। तो उसे हम क्या कहते हैं? 12 नून कहते हैं। और 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ टाइम आगे बढ़ता है और 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ टाइम माइनस में होता है। यानी कि इस तरफ 1 बजेंगे, अगर यहाँ पे 12 बजेंगे ना, तो ईस्ट की तरफ 1, 2, 3 ऐसा टाइम होगा, लेकिन वेस्ट की तरफ 10, 11, 9 इस तरह का टाइम होगा। तो इससे हम क्या डिसाइड करते हैं? लॉन्गिट्यूड से टाइम डिसाइड करते हैं। तो अगर इंडिया का टाइम भी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डिसाइड किया जाए तो इंडिया का तो फिर अलग अलग टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्गिट्यूड कुछ और है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड कुछ और है। ऐसे तो इंडिया लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा हमारे तो टाइम जोन में। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के टाइम जोन में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये जो हमारा ईस्ट और वेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर 30 डिग्री का डिफरेंस है लगभग। तो इससे क्या आ सकता है? 2 घंटे का टाइम गैप आ सकता है। अगर आपको अपने अरुणाचल प्रदेश में आप हो और अगर आपको अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करना है राइट 12 बजे रात को, तो उसके घर पे तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा और आप किसी और टाइम ही बर्थडे विश कर रहे होगे। तो इससे क्या होगी? कंफ्यूजन होगी पूरे देश में। पूरे देश में सबका अलग अलग टाइम होगा, हर स्टेट का। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि पूरे देश में
एक ही ऐसी हम लॉन्गिट्यूड लाइन मान लेते हैं जिससे हम अपना टाइम जोन डिसाइड करेंगे, और वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो इसे हमने क्या मान लिया, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया, और इसी से हम अपना टाइम डिसाइड करते हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम गैप है। तो इस कंफ्यूजन को, इस टाइम गैप को दूर करने के लिए हमने एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया डिसाइड कर लिया, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कहां से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। और इसी से पूरे देश का टाइम डिसाइड होता है, एक लॉन्गिट्यूड से पूरे देश का टाइम डिसाइड होता है। अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यानी कि अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो दिन और रात के बीच में आपको अंतर ज्यादा दिखेगा, यानी कि दिन छोटे रात बड़ी, इस तरीके का जो डिफरेंस है वो आपको ज्यादा दिखेगा, या दिन बड़े रात छोटी। लेकिन अगर इक्वेटर के पास में आप हो तो ऐसा आपको ज्यादा फील नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अभी कि जो इक्वेटर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इक्वेटर पर सबसे ज्यादा सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है 0 डिग्री, जो ये इक्वेटर है यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट होती है, और पोल्स की तरफ सनलाइट डायरेक्ट नहीं होती। क्योंकि इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट होती है तो यहाँ पर हम दिन और रात के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं देख पाते। यानी कि ये जो इंडिया का साउथ पॉइंट है ये तो 8 डिग्री 4 मिनट है, तो ये तो 0 डिग्री के पास में ही है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं दिखेगा, डे और नाइट के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे, कश्मीर की तरफ जाओगे, वहां पर आपको ज्यादा गैप दिखेगा डे और नाइट के बीच में। तो यहाँ पर भी यही है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल है, इसलिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स को मानक यामी उत्तर मान लिया, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और दिन और रात की अवधि को प्रभावित करता है अक्षांशीय विस्तार, यानी कि जो लैटिट्यूड लाइंस हैं। अब यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों माना है इंडिया का, क्यों माना है? सबसे पहला रीजन, एक तो इससे कंफ्यूजन दूर होगी, हमने एक ही टाइम जोन डिसाइड कर लिया अपने लिए, और दूसरा सिर्फ इसी को ही क्यों माना है, क्योंकि ये इंडिया के बीचों बीच से जाती है, इसलिए हमने इसको माना है। ना हमने ज्यादा इधर वालों की सुनी, ना हमने इधर वालों की सुनी, हमने एक अपना टाइम डिसाइड कर लिया। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। यानी कि जो दिन और रात का अंतर है वो कन्याकुमारी में तो ज्यादा नहीं दिखाई देता, लेकिन कश्मीर में ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कन्याकुमारी कहाँ है? यहाँ पर है साउथ में, और इक्वेटर के पास है। ये 8 डिग्री है और इक्वेटर 0 डिग्री होता है, तो ये बिल्कुल पास में ही है ना, 8 डिग्री का डिफरेंस है। इसीलिए यहाँ पर दिन और रात में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट होती है। डायरेक्ट सनलाइट होने की वजह से यहाँ पर दिन और रात में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, नॉर्थ की तरफ, यानी कि कश्मीर में, यहाँ पर आपको ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। तो अभी तक हमने बात की है इंडिया के साइज के बारे में, इंडिया की लोकेशन के बारे में, और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और दुनिया, भारत और विश्व के बारे में। तो जो इंडिया है वो सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। कैसे? ये देखो, ये इंडिया है यहाँ पर, येलो येलो, और ये क्या है? यहाँ पर है ईस्ट एशिया और यहाँ पर है वेस्ट एशिया, और इंडिया इनके बिल्कुल बीचों बीच में है। और अगर पूरे एशिया में देखा जाए, ये देखो ये पूरा एशिया है यहाँ पर, तो पूरे एशिया में इंडिया कहाँ पर है? साउथ में। तो ये इंडिया की एक खास लोकेशन है। तो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का इंडिया। ट्रांस इंडियन ओशन जो रूट्स हैं वो इंडिया को कनेक्ट रखते हैं यूरोप से और ईस्ट एशिया से, और इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखो, ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स का मतलब है यहाँ पे ये है इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन से इंडिया अफ्रीका से भी कनेक्ट रह सकता है, इसके अलावा यूरोप से भी कनेक्ट रह सकता है, यहाँ पर वेस्ट ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट रह सकता है। तो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स का क्या मतलब है?
जो इंडिया के रूट्स इंडियन ओशन से होकर रह जाते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन से ही इंडिया अफ्रीका से कनेक्टेड है, इंडियन ओशन से ही इंडिया यूरोप से कनेक्टेड है, ईस्ट एशिया से कनेक्टेड है, वेस्ट एशिया से कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से ट्रांस इंडियन ओशन जो रूट्स हैं वो भी इंडिया के लिए बहुत जरूरी हैं, ताकि इंडिया पूरी दुनिया से अपने कांटेक्ट, अपने रिलेशन बना के रख सके। जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन पेनिनसुला है, वो इंडियन ओशन तक फैला हुआ है, यानी कि ये वाला जो एरिया है इंडिया का, और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन। तो ये इंडियन ओशन तक फैला हुआ है और इसी से इंडिया वेस्ट एशिया से कनेक्टेड रह सकता है। इंडिया अपने साउथ ईस्ट कोस्ट से, यानी कि जो दक्षिण पूर्व इलाका है, वहां से इंडिया ईस्ट एशिया से कनेक्टेड है। और जो हमारा पश्चिमी तट है, वहां से हम अफ्रीका और यूरोप से कनेक्टेड हैं। कैसे, ये देखो, ये है हमारा पश्चिमी इलाका और इस पश्चिमी तट से हम यहाँ पर यूरोप से भी जुड़ गए और इस तरीके से अफ्रीका से भी कनेक्ट हो गए। और ये है हमारा पूर्वी तट और पूर्वी तट से हम वेस्ट एशिया से कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ये कोस्ट लाइन है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांस इंडियन रूट से भी हम क्या है, कनेक्टेड हैं दुनिया के और देशों से। इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडियन ओशन से जो इंडिया की सीमा लगती है वो किसी और देश की उस तरह से नहीं लगती और इसीलिए इंडिया का नाम इंडियन ओशन पर है। तो यहाँ पर भी यही है कि भारत पश्चिम एशिया के साथ भी कनेक्टेड है, पश्चिम एशिया पूर्वी एशिया के बीच में है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। हमारे ट्रांस हिंद महासागर जो मार्ग हैं वो हमें और देशों से जोड़ कर रखते हैं। एक रणनीतिक केंद्रीय स्थान है इंडिया का। हमारे पास जो डेक्कन हमारा पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, वो हिंद महासागर तक फैला हुआ है। और इसके अलावा हम अफ्रीका, यूरोप से और इसके अलावा पूर्वी एशिया से भी अपने कोस्ट लाइन से कनेक्टेड रहते हैं। और हिंद महासागर से हमारी जितनी लंबी तट रेखा लगती है वो किसी और देश की नहीं लगती, इसलिए हिंद महासागर के नाम पर भारत का नाम है। तो ये देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये इंडिया है। इंडिया यूरोप से भी कनेक्टेड है, इंडिया अफ्रीका से भी कनेक्टेड है, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है। तो ये हमेशा से ही इंडिया इस तरीके से अपने ट्रांस इंडियन रूट्स की वजह से, पश्चिमी तट, पूर्वी तट की वजह से इंडिया सबसे कनेक्टेड रहता है हमेशा से ही। इंडिया के सभी देशों से अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, स्टेटमेंट वाला, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की स्थिति क्या है और आपको एक स्टेटमेंट दी जाए कि भारत एशिया के दक्षिण में है, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, एशिया के तो दक्षिण में है भारत। भारत अपने पश्चिमी तट से पूर्वी एशिया से कनेक्टेड है, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि पूर्वी तट से पूर्वी एशिया से कनेक्टेड होगा भारत, लेकिन पश्चिमी तट से हम यूरोप से कनेक्टेड हैं, अफ्रीका से कनेक्टेड हैं और पश्चिम एशिया से कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन से क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारे लिए ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स क्यों जरूरी हैं? तो वो भी इसीलिए ही जरूरी है ताकि हम दूसरे देशों से अपने संबंध अच्छे बनाकर रख सकें, कनेक्टेड रह सकें सभी से। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। अब देखो, यहाँ पर अगर पहले यूरोप से भारत जाना पड़ता था तो कैसे जाते थे? यूरोप से, यहाँ से अफ्रीका के तट से होते हुए फिर यहाँ पर भारत जाते थे। लेकिन क्या किया, 1869 में एक स्वेज कैनाल बना दी, स्वेज नहर बना दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखो कितना छोटा हो गया ये रास्ता। पहले जो इतना बड़ा रास्ता था अब वो सिर्फ इतना सा छोटा सा रह गया। यहाँ से स्वेज कैनाल बना दी, क्योंकि तो इस स्वेज कैनाल से इंडिया से यूरोप का रास्ता 7000 किलोमीटर कम हो गया। तो इस स्वेज कैनाल से फायदा हुआ, इंडिया से यूरोप की कनेक्टिविटी बढ़ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वेज कैनाल का निर्माण कब हुआ, कब स्वेज कैनाल, स्वेज जो नहर है वो कब खुली? भारत और यूरोप के बीच में जिस नहर ने रास्ता कम किया वो कौन सी नहर है? तो वो है स्वेज नहर। अब इंडिया के जो कांटेक्ट हैं पूरी दुनिया से वो आज के नहीं है, वो बहुत पहले से हैं, यानी कि बहुत पहले से, एंशिएंट टाइम से ही हमारे जो संबंध हैं और देशों से काफी अच्छे रहे हैं। अभी क्या है, जब अंग्रेज भारत आए थे, यूरोपियंस जब भारत आए थे, वो आए थे समुद्र के रास्ते से,
तो ये बात है 1400 की, 1500 की, 1600 की। लेकिन उससे पहले भी लोग आते थे भारत, जब मैरिटाइम रूट्स नहीं थे, जब समुद्री रास्ते नहीं थे, लोगों को नाव के बारे में नहीं पता था, जहाज के बारे में नहीं पता था, तब भी लोग भारत आते थे। दूसरे देशों से कैसे आते थे? वो आते थे लैंड रूट से, माउंटेन्स को क्रॉस करके। बहुत से चाइनीज यात्री भारत आए हैं, भारत आके उन्होंने एजुकेशन ली है। तो माउंटेन के बीच में जो पासेस होते हैं, जो दर्रे होते हैं, जो रास्ते होते हैं, वहां से एंशिएंट ट्रैवलर्स आए हैं इंडिया। ओशंस ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, यानी कि समुद्र के रास्ते से नहीं आ पाए तो क्या हुआ, वो तो लैंड के रास्ते से आ गए, माउंटेन्स के बीच में से आ गए। और इससे क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन मिला एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और कमोडिटीज को। यानी कि पुराने समय में भी हम विदेशियों के विचार जान पाए, विदेशी भारतीय शिक्षा के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में जान पाए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुआ। उपनिषद, रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमेरल्स, डेसिमल सिस्टम, ये सभी पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा? वो इसी तरह से पहुंचा क्योंकि यात्री पहले लैंड रूट से भारत आए और इस तरीके से उन्होंने भारत की जो शिक्षा है उसको पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। मिर्च, मसाले और भी जो और अलग चीजें हैं वो भी भारत लाई जाती थी, भारत का और देशों के साथ व्यापार होता था। इसी तरीके से जो ग्रीक मूर्ति कला है, आर्किटेक्चर है, मीनार, गुंबद हैं जो वेस्ट एशिया के, वो भी भारत के बहुत से हिस्सों में देखे जाते हैं। तो क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि भारतीय वहां गए थे, वहां से देखकर आए, उन्होंने उन चीजों को अपनाया। तो इसी तरीके से विचारों का जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है वो आज की बात नहीं है, वो तो पहले से ही होता आ रहा है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि हमने जो है वस्तुओं का आदान प्रदान किया। पहले समुद्री संपर्क नहीं थे तो हम कैसे आते थे? स्थल मार्गों से आते थे। यात्री और शिक्षा लेते थे, भारत के विचारों के बारे में जानते थे, संस्कृति के बारे में जानते थे और उसको पूरी दुनिया में पहुंचाते थे। हम अन्य मसालों के लिए, अन्य माल के लिए विभिन्न देशों से व्यापार करते थे। तो इस तरीके से जो भारत का पूरी दुनिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी है वो आज की बात नहीं है, वो एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया से हमेशा से ही कनेक्टेड रहा है। भारत की एक अच्छी पोजीशन रही है पूरी दुनिया में। तो अभी तक हमने बात की इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने जाना। अब हम देखते हैं इंडियाज नेबर के बारे में, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं हमारे, कहाँ कहाँ पर हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो एशिया में तो भारत साउथ एशिया में है और हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। अब इंडिया के पास स्थलीय सीमा भी है और तटीय सीमा भी है, यानी कि समुद्र वाली सीमा भी है और जमीन वाली सीमा भी है। अब सबसे पहले बात करते हैं लैंड बाउंड्रीज की। तो लैंड बाउंड्रीज में हमारे पास वेस्ट में क्या कौन कौन है? वेस्ट में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो चाइना है, तिब्बत, नेपाल, भूटान है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ईस्ट में देखें तो हमारे पास बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो ये देखो, नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास कौन कौन से देश पड़ोसी देश हैं? एक तो है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास कौन कौन है? एक है हमारे पास चाइना, नेपाल और भूटान। तो ये 3 देश हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में है। और ईस्ट में हमारे पास कौन से देश हैं? ईस्ट में है म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप इसको फुल फॉर्म में याद करेंगे। तो ये तो हमने बात की लैंड बाउंड्रीज की, लेकिन इसके अलावा हमारी समुद्रीय सीमा भी है। तो समुद्र में हमारे कौन कौन से पड़ोसी हैं? एक तो है श्रीलंका और एक है मालदीव्स। तो ये है हमारे सदर्न नेबर अक्रॉस द सी। 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका और मालदीव्स। ये आइलैंड कंट्रीज हैं क्योंकि ये समुद्र के बीच में है। तो श्रीलंका से तो हमें एक नैरो चैनल ऑफ सी है वो अलग करता है, जिसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। तो ये यहाँ पे पाक जल संधि है जो हम भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है। और मालदीव्स कहाँ पर है? मालदीव्स है लक्षद्वीप के साउथ में। ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के साउथ में है मालदीव्स। तो भारत के अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा से ही अच्छे लिंक रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि समुद्र के पार जो हमारे पड़ोसी 2 द्वीप हैं, देश हैं, श्रीलंका है और मालदीव है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी हमें श्रीलंका से अलग करते हैं भारत को। और मालदीव कहाँ है? लक्षद्वीप के दक्षिण में है। और भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा से मजबूत और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1947 से पहले हमारे पास 2 तरह के स्टेट थे।
दो तरह के स्टेट थे, एक थे प्रोविंसेस जिन्हें प्रांत कहा जाता था और एक थे प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासतें। तो प्रोविंसेस में क्या होता था, वहां पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, उनका डायरेक्ट रूल होता था। वहीं जो प्रिंसली स्टेट थे वहां पर रियासतें थी, उन्हें राजा का शासन था वहां पर। तो वहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन नहीं था, राजा का शासन था, लेकिन जो राजा था उसको भी ब्रिटिश सरकार के रूल्स मानने पड़ते थे। तो 1947 यानी कि आजादी से पहले हमारे पास कितने तरह के स्टेट्स थे, दो तरह के, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हमने सबसे पहले इंडिया की लोकेशन के बारे में बात की, इंडिया के साइज के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने भारत के बारे में और वर्ल्ड के बारे में जाना, और फिर इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में बात की। सो आई होप आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ आया होगा। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन से राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा नहीं गुजरती। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो ये चार ऑप्शन है, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि कौन सा देश है जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता और कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।